कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाने के बाद अब ममता बनर्जी के निशाने पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी है। ममता बनर्जी ने इकलौते विधायक को अपने साथ मिलाकर इस बात के संकेत दे दिए कि सत्ता पाने के लिए वो किसी भी पार्टी में सेंध लगा सकती हैं, चाहे वो उसका कितना ही बड़ा दोस्त क्यों न हो। गोवा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक चर्चिल अलेमाओ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। खास बात यह है कि अपनी विधायकी बचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के राज्य की विधायी इकाई का ममता बनर्जी की पार्टी में विलय कर दिया। बेनोलिम सीट से विधायक अलेमाओ ने कहा कि वो ममता बनर्जी की मौजूदगी में औपचारिक रूप से तृणमूल में शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह अगले साल होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। ममता गोवा चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही हैं। एक के बाद एक करके ताबड़तोड़ ऐलान करके वोटर्स को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश वो कर रही हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मुफ्त देने का वादा किया, तो ममता बनर्जी ने उससे आगे बढ़कर 5,000 रुपए कर दिया। मतलब साफ है कि टीएमसी किसी भी तरह से गोवा में अपने पैर जमाना चाहती है। अलेमाओ ने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पटनेकर से मुलाकात की और सूचित किया कि उन्होंने एनसीपी की गोवा विधायी इकाई का तृणमूल कांग्रेस में विलय कर दिया है। पटनेकर से मुलाकात के बाद अलेमाओ ने कहा कि मुझे क्यों विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, मैं विधायक बना रहूंगा। मैंने पार्टी की विधायी इकाई का विलय तृणमूल में किया है। अलेमाओ ने दावा किया कि वह एनसीपी के एकमात्र विधायक हैं और पार्टी की विधायी इकाई का 100% प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत ये विलय वैध है। अलेमाओ ने कहा कि 2/3 से अधिक सदस्य पार्टी विधायी इकाई का विलय कर सकते हैं। उनका कहना था कि यहाँ तो वह 100% खुद ही पार्टी हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस मसले पर कहा कि चुनाव के समय अक्सर लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो ये उनकी पसंद है। वे पिछले चुनाव में हमारी पार्टी में शामिल हुए थे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह इस्तीफा देते हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। कांग्रेस को लेकर शिवसेना की सियासत कभी नरम तो कभी गर्म रही है। पिछले कई दिनों तक यूपी कांग्रेस के कसीदे पढ़ने के बाद अब शिवसेना एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कांग्रेस को जमकर लपेटे में लिया और खरी खोटी सुनाई। सामना में लिखा है कि कांग्रेस की हालत एक जर्जर महल की तरह हो गई है। इतना ही नहीं, सामना में दावा किया गया कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस की वर्तमान अवस्था गांव में जमींदारी गंवा चुके जर्जर महल की तरह हो रही है। ऐसा विश्लेषण शरद पवार जैसे नेता ने किया। इसकी वजह से उनकी आलोचना हुई थी। मुस्लिम और दलित मतों की भरपूर जमा पूंजी जमींदारी का फल था। इन्हीं मुस्लिम दलितों की नकदी के कारण कांग्रेस के महल मजबूत और आलीशान लगते थे। आज ये दोनों खनखनाते सिक्के कांग्रेस की मुट्ठी से छूट गए हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का पतन हुआ। मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान खुलकर शिवसेना को वोट देते हैं। सामना में आगे लिखा कि मुसलमानों के मतों के लिए फालतू व्यर्थ दुलार न करने वाली शिवसेना को मुस्लिम समाज अपना माने, ये कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। राम की तुलना में बाबर की भक्ति शासकों में लीन होने पर लोगों के असंतोष में विस्फोट हुआ और कांग्रेस उसमें जलने लगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने पीड़ित मुसलमान महिला के अधिकार को खारिज कर दिया और शरीयत में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, ऐसा मानकर संविधान संशोधन किया। ये कुछ लोगों को नहीं जचा, लेकिन मोदी सरकार ने बेखौफ होकर 3 तलाक विरोधी कानून बनाकर पीड़ित मुसलमान महिलाओं को ढांढस बंधाया। शिवसेना ने लिखा कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों की ही चिंता है। अल्पसंख्यकों के चोचलों को पूरा करना यही कांग्रेस की नीति है। ऐसी सोच लोगों में आज भी मजबूती से बैठी हुई है, इसे दूर करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रियंका गांधी ने एक नया दांव खेला है, लेकिन वहां मुसलमान और दलित अखिलेश यादव मायावती का साथ देते हैं तो सवर्ण बीजेपी के हिंदुत्व की थाली बजाते हैं। ये वास्तविकता ही है। कभी किसी समय देश में मुसलमान दलित वोट बैंक की राजनीति होती थी और हिंदुओं के मन को नकार दिया जाता था। ऐसी भावना तीव्र थी। आज हिंदू वोट बैंक की राजनीति सफल हो रही है, बीजेपी उसी का खा रही है। पंजाब कांग्रेस में चल रही सिद्धू और चन्नी की जंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोरदार एंट्री की और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद से इस्तीफा देने की सलाह दे डाली। कैप्टन ने साफ तौर पर कहा कि सिद्धू के पिछलग्गू बने रहने से बेहतर है कि सीएम चन्नी अपने पद से इस्तीफा दे दें। कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए गठित की गई कमेटी को लेकर अमरिंदर सिंह का कहना है कि कांग्रेस में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हो रहे बर्ताव को देखकर वे दुखी हैं।
अमरिंदर सिंह का मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू के अंडर में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी को अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देने की सलाह दी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी में नवजोत सिंह सिद्धू से कहीं ज्यादा क्षमता है। अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि मुझे बेहद बुरा लगता है कि चरणजीत चन्नी में ज्यादा क्षमता होने के बावजूद उन्हें सिद्धू के अंडर में काम करना पड़ रहा है। चरणजीत चन्नी आखिर में सिर्फ नाइट वॉचमैन बनकर रह जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने चरणजीत चन्नी को इस्तीफा देने की सलाह दी। पूर्व सीएम ने कहा कि कभी भी सीएम को प्रदेश अध्यक्ष के नीचे नहीं रखा जाता। इस तरह का बर्ताव सहन करने से बेहतर है कि चरणजीत सिंह चन्नी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की ओर से चुनाव से जुड़ी कमेटियों का ऐलान किया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव से जुड़ी हुई सबसे अहम कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अमरिंदर सिंह हालांकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं। अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया है और वह बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में खटपट तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुंबई में राहुल गांधी की रैली की इजाजत नहीं दी तो कांग्रेस आपे से बाहर हो गई। हालत ये कि अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची। राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली 28 दिसंबर को मुंबई में होनी है। कांग्रेस ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में रैली करना चाहती है। प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि रैली की इजाजत क्यों नहीं मिल रही। यदि वे कोविड को लेकर चिंतित हैं तो हमने उन्हें अपने पत्र में पहले ही बता दिया कि हम कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुंबई पुलिस कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर सख्ती बरत रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली के आयोजकों पर FIR दर्ज की थी। पुलिस ने बताया साकिनाका पुलिस थाने में देर रात सब्र आलम और 4 अन्य सभी AIMIM कार्यकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। चांदीवाली में ओवैसी की रैली हुई थी और इस रैली में AIMIM कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। मुंबई में ओमिक्रॉन के 5 मामलों की पुष्टि हुई और अब तक कोविड के 20 मामले सामने आए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की चुनावी बिसात पर अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। उनके निशाने पर कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जिन्हें चुनावों में करारी मात देने का कैप्टन का इरादा है। पंजाब की लोक कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों से पहले कहा था कि जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, कांग्रेस को उसी हिसाब से वे लगातार झटका देते जाएंगे। कैप्टन ने वही काम किया और 2 बार के सांसद रहे अमरीक सिंह के साथ मलेरकोटला के विधायक रह चुके फरजान आलम को पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल कर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उपस्थिति में पंजाब के दोनों दिग्गज नेता पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हुए। पंजाब लोक कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर कहा गया, अमरीक सिंह अलीवल और बेगम फरजाना आलम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने का फैसला लिया और दोनों नेताओं ने अमरिंदर सिंह की उपस्थिति में पंजाब लोक कांग्रेस की सदस्यता ली है। अमरीक सिंह अलीवल लुधियाना से 2 बार सांसद रहे हैं। वहीं बेगम फरजाना आलम मलेरकोटला से विधायक रहने के अलावा पूर्व संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, इन दोनों दिग्गज नेताओं के आ जाने से पंजाब लोक कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। इसके साथ ही पंजाब लोक कांग्रेस बनाते वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया था कि वह शिरोमणि अकाली दल से बगावत करने वाले नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हाथ मिलाया है। पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। राजनीति गणित का जोड़ घटाव नहीं है। अगर ये होता तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जुगाड़ वाली सरकार महाराष्ट्र में कोई चुनाव हारती ही नहीं। लेकिन एक बार फिर साबित हो गया कि राजनीति में रसायन शास्त्र है और इसी वजह से महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनावों में एमवीए को गरारा झटका लगा है और बाजी बीजेपी ने मार ली। बीजेपी को मिली जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए पर तीखा हमला किया। नागपुर के अकोला सीट से बीजेपी को जीत मिली है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी 6 में से 4 सीटों पर विजयी रही। नागपुर में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले की जीत हुई। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश सुधाकर देशमुख को हरा दिया, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया था। नागपुर विधान परिषद चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुले को 362, वहीं देशमुख को 186 वोट मिले। डॉक्टर रविंद्र को सिर्फ 1 वोट मिला। वहीं विधान परिषद की अकोला सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार वसंत खंडेलवाल ने गोपी किशन बाजोरिया को 109 वोटों से हरा दिया है। शिवसेना के कब्जे वाली सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बावनकुले की जीत एमवीए को बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषित उम्मीदवार को हटाकर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था। चंद्रशेखर बावनकुले राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के विरोधी गुट के माने जाते हैं।
इसका महाराष्ट्र विधानसभा में टिकट काटा गया था, लेकिन ओबीसी चेहरा माने जाने वाले बावनकुले को, जो फडणवीस सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, उनका राजनीतिक पुनर्वसन बीजेपी ने करा दिया। विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 3 पार्टियां एक साथ आने के बाद जीत होती है, ये भ्रम भी अब टूट चुका है। ये जीत भविष्य में होने वाली जीत की शुरुआत है। वह बोले कि तीनों पार्टियां साथ में आती हैं तो विजयी होती हैं। ये पॉलिटिकल अरिथमेटिक नहीं है। राजनीति में पॉलिटिकल अरिथमेटिक नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है। केमिस्ट्री हमारे साथ थी। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। दिल्ली की सीमाओं को खाली करके किसान अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन लगता है कि राकेश टिकैत की आत्मा गाजीपुर बॉर्डर पर ही बसती है। यही वजह है कि किसी न किसी बहाने वे गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करने को तैयार नहीं हैं और इसके लिए वे कई बहाने बना रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अब तक यातायात के लिए पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने की जगह टिकैत हरियाणा और पंजाब की सैर कर रहे हैं। अब जब उनको इन कामों से फुर्सत मिलेगी तब आराम से वे गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से खाली करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के एक हिस्से को खोलने के लिए तैयार हैं। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि जब सारे किसान एक्सप्रेस वे को खाली कर देंगे तभी वे इन बैरिकेड्स को हटाएंगे। दरअसल यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर किसान तो घर लौट चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी NH9 पर DME फ्लाईओवर के नीचे तंबू लगाए हुए बैठे हैं। उनका कहना है कि वे राकेश टिकैत के साथ ही इस हाईवे को खाली करेंगे। पिछले 1 साल से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे टिकैत ने पहले घोषणा की थी कि वह 14 दिसंबर को यूपी गेट पर वापस आएंगे और अगले दिन बाकी सभी किसानों के साथ अपने गांवों के लिए रवाना होंगे। वह किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद करने के लिए फिलहाल पंजाब और हरियाणा के दौरे पर हैं। यूपी गेट के पास मुख्य स्टेज और ज्यादातर तंबू हटाए जाने के बाद NHAI की एक टीम ने हाईवे के एक हिस्से का निरीक्षण किया और पाया कि रोड को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। NHAI के कर्मचारियों ने अर्थ मूवर्स की मदद से वहां जमा हुए कंक्रीट के मलबे को भी साफ कर दिया। हालांकि NHAI अभी DME फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से की जांच नहीं कर सका क्योंकि वहां कुछ टेंट्स अभी भी मौजूद हैं। NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि एक्सप्रेस वे के ठीक बीच में स्थापित टेंट हटा दिए गए थे। वास्तव में ज्यादातर टेंट्स हटाए जा चुके हैं। हमने पाया कि DME के उस हिस्से को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, वहां टेंट लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड्स हटाने के अगले दिन हम इसे यातायात के लिए खोल सकते हैं।